Good afternoon, everyone. Today, we are going to discuss a very important topic, and the name of the topic is Directive Principles of State Policies. आज की क्लास में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर बात करेंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज एवरी पर्सन हैज सम ऑफ इट्स पर्पसेस ऑफ इट्स लाइफ, स्टेट्स मस्ट आल्सो हैव इट। जिस प्रकार से सभी व्यक्तियों के जीवन के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, राज्यों का अपना भी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू these principles are laid down in the Constitution of India in the chapter of Directive Principles of State Policies। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में यह बात जहां पर प्रतिस्थापित किया गया है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, जहां तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सवाल है, इसे सबसे पहली बार स्पेन के संविधान में लिखा गया। स्पेन का जो संविधान है उसका भाग 3, उस भाग 3 में गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई है। जब 1937 में आयरलैंड का संविधान बना तो आयरलैंड के संविधान में इसको जगह दी गई। एंड व्हेन वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी फॉलोड द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। और आयरलैंड के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसको हम लोगों ने भारत के संविधान को बनाने के समय इसको इसमें समाविष्ट कर लिया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सबसे पहली चर्चा किस संविधान में की गई, तो उत्तर हो जाएगा स्पेन के संविधान में। भारत के संविधान में इसको कहां से लिया गया, तो उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान में। यह भारतीय संविधान का भाग 4 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में विस्तृत है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हर राज्य का उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य मुख्यतः उसके संविधान में परिलक्षित होता है। और संविधान में होता क्या है, तो राज्य की संरचना होती है, सरकार के प्रकार होते हैं, सरकार की सीमाएं होती हैं और सरकार के कार्य और उनके उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा होती है। साथ ही साथ जनता के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा भी होती है। बट इन वेरी अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वी हैव प्रोविजंस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड टू द स्टेट व्हेन मेकिंग पॉलिसीज। लेकिन दुनिया के कम ही संविधान होते हैं जिसमें इस बात की चर्चा होती है कि जब आप नीतियों का निर्माण करने लगो तो आप नीतियों के निर्माण के समय किन किन बातों को ध्यान में रखो। और मूलतः जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें इन्हीं बातों की चर्चा होती है। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रेम्बल या प्रस्तावना है तो प्रेम्बल या प्रस्तावना में संविधान की मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं और उसमें मुख्यतः लिखा होता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। चूंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपको राज्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं, और यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तावना का जो विस्तार है वह कहाँ मिलेगा, वह मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इन फैक्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं इसके ऊपर। इसके हम लोग कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे और कंटेंट्स के बारे में बात करने के बाद हमने आपके लिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग एक एक करके आएंगे और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पर जिस राज्य के बारे में बात की जा रही है, जिस राज्य को नीतियों को बनाने के समय निर्देश देने की बात की जा रही है, वह राज्य कौन है। तो ये आपको मिल जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पर राज्य किसे कहेंगे। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है कि इन दिस पार्ट unless context otherwise requires, state shall have the same meaning as part 3rd of the Indian Constitution। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा भारतीय संविधान के भाग 4 में भी है। और आपको पता ही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा जो दी हुई है वह भाग 3 के लिए है। और वह क्या है, वह यह है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो राज्य का अर्थ किससे है, राज्य का अर्थ है भारत की संसद से, भारत की सरकार से, राज्य के विधानमंडल से, राज्य की सरकारों से, स्थानीय निकायों से और इनके अधीन कार्य करने वाले अन्य प्राधिकारियों से। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा भारतीय संविधान के भाग 4 के लिए भी है। आइए हम लोग अब आगे की आर्टिकल बात करते हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या मिल गया आपको, अनुच्छेद 36 मिल गया राज्य की परिभाषा। और यहाँ राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य की परिभाषा यहाँ पर वही है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अगला है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ दीज आर डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स।
जो राज्य के नीतिगत सिद्धांत हैं इनका क्या महत्व है और यह मुख्य रूप से मूल अधिकारों से किस प्रकार से अलग है। तो देखिए अनुच्छेद 37 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और इन स्पाइट ऑफ इट दीज आर नॉट इन्फोर्सबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अनुच्छेद 37 कहता है कि देखिए जो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत हैं यह भारत के शासन के संचालन में मूलभूत हैं, लेकिन इसके बावजूद यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सीधा मतलब यह है कि चूंकि इसमें जिन आदर्शों की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक आदर्श, उन्हें राज्य की आर्थिक सीमाओं में प्राप्त करना संभव नहीं है और यही कारण है कि राज्य के जो नीति निषेधक सिद्धांत हैं इसमें जिन बातों की भी जिक्र है, इन बातों को हम लोग न्यायालय में प्रवर्तन के लिए नहीं जा सकते। यदि राज्य इस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है तो अब राज्य पर किसी प्रकार का कोई भी इस पे केस नहीं चला सकते हैं। कहने मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट इन्फोर्सबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत वाद योग्य नहीं होते, इसके लिए मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। तो 36 के बाद 37 के बाद अनुच्छेद 38 है और आर्टिकल 38 में कहा गया कि भारत जो है, जो राज्य है वह क्या करेगा, वह एक सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा और उस सामाजिक व्यवस्था बनेगी कैसे, तो वो बनेगी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के माध्यम से। और ये सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, 38(1), उसमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें 38(1) के साथ में 38(2) भी जोड़ा गया और जो 38(2) है उसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य इसको कैसे प्राप्त करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी, तो आय की असमानताओं को दूर करके और साथ ही आय की असमानताएं सिर्फ व्यक्तियों के बीच में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में भी होना चाहिए। अनुच्छेद 39 जो 39 है उसमें कुल 6 प्रकार के आपके निर्देशों की बात की गई है जिसे राज्य को पालन करना चाहिए। उदाहरण के जिसमें कहा गया कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि वह स्त्री पुरुष सभी के लिए काम जीविकोपार्जन के साधनों को उपलब्ध कराए। इसी प्रकार से कहा गया कि भौतिक जो संसाधन है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से होना चाहिए कि वह समाज के लिए उसका अहितकारी संकेंद्रण न हो सके। इसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चलनी चाहिए कि सभी कि सर्वसाधारण का जो है वह हित सुलभ हो सके। इसी प्रकार से आगे कहा गया स्त्री पुरुष सब के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। कोई भी कर्मकार हो, चाहे वह खेत में काम करने वाला हो, चाहे उद्योग धंधों में काम करने वाला हो या फिर बच्चा हो, सबके स्वास्थ्य और उसकी जो ताकत स्ट्रेंथ है उसको सुरक्षित करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। और साथ ही यह भी कहा गया जो बाद में जोड़ा गया था इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 से, उसमें कहा गया कि राज्य बच्चों के लिए गर्मामय और प्रतिष्ठित वातावरण को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब देखिए 39 के बाद है 39A। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समान अवसर के आधार पर व्यक्तियों को न्याय प्राप्त हो सके। सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति गरीब है, जिस व्यक्ति के पास साधन नहीं है, वह व्यक्ति धनाभाव के कारण से न्याय पाने से वंचित न हो सके। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A या जो 39A है उसमें यह चर्चा की गई, बात की गई है। ए में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, राज्य लोगों को मुफ्त विधिक सहायता या फ्री लीगल एड या मुफ्त विधिक सहायता देने का प्रयास करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 है। अनुच्छेद 40 में कहा गया द स्टेट शैल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड शैल एंडाउ इट विद सच पावर्स दैट इट मे डिस्चार्ज ड्यूटीज एफिशिएंटली। कि राज्य क्या करेगा, वह पंचायती व्यवस्था को संगठित करेगा और उसे इस प्रकार की शक्तियां देगा जिससे वो अपने कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर सके। तो आपका अनुच्छेद 40 में क्या है, तो इसमें है कि जो पंचायत है, पंचायत सिस्टम है, उस पंचायत सिस्टम को राज्य को निर्देश दिया राज्य को कि उसको स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी चाहते थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान लागू होने के साथ ही स्थापित कर दिया जाए, लेकिन 2 प्रोमिनेंट मेंबर्स थे संविधान निर्मात्री सभा में, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके बी आर अम्बेडकर साहब। दोनों की विचारधारा यह थी कि भारत में
जो गाँव हैं, उस गाँव के माध्यम से जो लोग दबंग हैं, जो लोग प्रतिष्ठित हैं, वही शोषण अधिकांश करते हैं। और चूँकि अगर गाँव में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की जाएगी स्थानीय स्तर पर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर शोषण अधिक होगा। इसलिए वे भारत में अभी पंचायती राज व्यवस्था लाने के हक में नहीं थे। और यही कारण है कि इसे हम लोगों ने राज्य के नीति निषेक सिद्धांतों में जगह दे दी थी। लेकिन समय बीता और जैसे समय बीता तो 1952 में भारत ने क्या किया? भारत ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, पहला सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या जिसको हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। यह जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 1952 में लागू किया गया था और 1956 में जब भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद ये इसका असेसमेंट या मूल्यांकन किया गया, तो यह पाया गया कि यह कार्यक्रम वास्तव में असफल हो चुका है और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल करने के लिए बलवंतराय मेहता कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तो इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए फिर क्या किया गया कि भारत में 2 संविधान संशोधन 1992 में किए गए। पहला संविधान संशोधन है, वह है 73rd अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 73वां जो संविधान संशोधन है, इसका संबंध हो गया कि जो गाँव में पंचायत है, तो ग्रामीण पंचायत से, और जो 74वां संविधान संशोधन था, इसका है अर्बन लोकल बॉडीज अर्थात शहरी स्थानीय निकायों से। तो पंचायत में इसमें क्या किया गया? इसमें भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इस भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जोड़ा गया और इसमें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक इसमें जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, उसमें कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि वो पंचायती राज व्यवस्था की न सिर्फ स्थापना करे, बल्कि उसको इतनी शक्तियां प्रदान करे जिससे अपने कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर सके। और जब भारत का संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद 1992 में जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से हम लोगों ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। तो यह था आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। 40 के बाद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, बेरोजगार हैं, जो बीमार हैं, ऐसे लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान करने की का कार्य करेगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सोशल असिस्टेंस से। इसका संबंध है सोशल असिस्टेंस से, सामाजिक सहायता से, कि राज्य ऐसे लोगों को जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, बेरोजगार हैं, इनको सामाजिक सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1995 में हम लोगों ने क्या किया? भारत की सरकार ने 15 अगस्त 1995 को सामाजिक सहायता कार्यक्रम को क्रियान्वित, सामाजिक सहायता की जो बात की गई थी, इसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ कार्यक्रम चालू किए गए, जिसमें पहला था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा हो गया आपका फैमिली बेनिफिट स्कीम, तीसरा हो गया अन्नपूर्णा योजना, चौथा हो गया इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और पांचवा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो 2 कार्यक्रम थे, पहला है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और दूसरा है परिवार लाभ योजना। ये दोनों 1995 में आए थे। लेकिन जो अन्नपूर्णा योजना है, इसको 2000 ईस्वी में, और जो इसमें 2 योजनाएं आपकी हो गई कि वृद्धावस्था पेंशन योजना और अपंग पेंशन योजना, ये 2009 से भारत में लागू किए गए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम है सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कार्यक्रम, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 के भावनाओं के अनुरूप है। 41 के बाद भारतीय संविधान का आरंभ होता है अनुच्छेद 42 आर्टिकल 2। इसमें देखो जो अनुच्छेद 42 है, इसमें मुख्य रूप से जो बात की गई है, वो ये कहा गया कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ टू द वीमेन, कि राज्य क्या करेगा? राज्य उन स्त्रियों को मातृ सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा जो स्त्रियां मां बनने जा रही हों। तो अनुच्छेद 42 में क्या हो गया? अनुच्छेद 42 में हो गया मैटरनिटी रिलीफ। अनुच्छेद 42 में क्या हो गया? अनुच्छेद 42 में हो गया मातृत्व सहायता की बात की गई है।
ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1961 में 1961 में जो भारत की सरकार ने पास किया मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, वह उसी के अनुरूप है, जिसमें जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं, उन कामकाजी महिलाओं को अगर उन्होंने 80 दिन से अधिक कार्य कर लिया है, तो ऐसे महिलाओं को प्रसव के 3 माह पूर्व और प्रसव के 3 माह बाद तक छुट्टी मिलती है और वो छुट्टी होती पेड लीव। साथ ही साथ यह जो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट 1961 इसको 2017 में संशोधन कर दिया गया। आपको मैं जानकारी दे दूं, इसी प्रकार से 2010 में भारत की सरकार ने मातृत्व वंदन योजना का आरंभ किया। हालांकि उसको मोदी जी ने 2017 में उसका भी नाम चेंज कर दिया उन्होंने। अब वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना हो चुका है और उसमें वे महिलाएं, जो महिलाएं क्या होती हैं, जो सरकारी या फिर किसी सेक्टर में काम नहीं कर रही हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, तो ऐसे लोगों का जो पेड जो उनका वेज लॉस हो जाता है, उस वेज लॉस को कंपनसेशन के लिए ऐसी महिलाओं के लिए 6,000 रुपए देने का जो है वह राज्य सरकार काम करती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 क्या बात करता है, या मैटरनिटी रिलीफ या मातृत्व सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 42 के बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें दो चीजों के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोवाइड लिविंग वेजेस। राज्य क्या करेगा, वह लोगों को निर्वाहक मजदूरी देने का काम करेगा। मतलब हर आदमी को जो काम कर रहा है उसको इतना पैसा जरूर मिलना चाहिए जिससे उसके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सही तरीके से हो सके। तो पहली बात हो गई लिविंग वेजेस की बात हो गई, और दूसरी बात इसमें हो गया है कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्रीज, अर्थात जो आपके कुटीर और लघु उद्योग हैं। राज्य को कहा गया कि राज्य कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करे। देखो मैं बताना चाहूंगा, गांधी जी की यह मान्यता थी कि बड़े बड़े उद्योग धंधों के माध्यम से आप जो उत्पादन करोगे, अगर उस उत्पादन के माल को लेने वाले लोग जो हैं, अगर उनके पास खरीदने की ताकत नहीं होगी तो बाजार में मंदी आ जाएगी और उस प्रकार से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए अगर आप किसी भी आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से परिचालित करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है वह यह है कि लोगों की पहले खरीदारी की शक्ति बढ़ाई जाए, जो उनका परचेजिंग पावर है उस परचेजिंग पावर में वृद्धि की जाए। और ऐसे परचेजिंग पावर में वृद्धि, जो कि भारत गांव का देश है, वह सिर्फ ऐसे ही हो सकता है कि जो गांव है उस गांव के लोगों को रोजी रोजगार के ऐसे साधन दिए जाए जिसमें श्रम की ज्यादा महत्व हो, और छोटे छोटे वहां पर मशीनों के मशीन बल्कि नहीं बल्कि परिवार के जो मेंबर्स सदस्य हैं उनके माध्यम से काम चले। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क्या कहता है, 43 दो बातें कहता है कि पहला कि राज्य निर्वाहक मजदूरी देने का प्रयास करेगा, और दूसरा कि वह प्रयास करेगा कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 43 के बाद है 43A और 43B। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 43A है, इसे 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया, और जो 43वां आपका 43B है, इसको 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रतिस्थापित किया गया है। जो अनुच्छेद 43 से है वह है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। ये कहता है कि देखो कोई भी व्यक्ति जो श्रमिक है, काम कर रहा है, कर्मकार है, जब वहां पर जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में यदि उसे भाग लेने का अगर मौका दिया जाएगा तो उसको अपनापन फील होगी, और उसे क्या होगा, न सिर्फ उसका मानसिक रूप से उसको सुख मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ उस उद्योग धंधे का विकास भी होगा। इसलिए अनुच्छेद 43 से में कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि वह मजदूरों की कोई प्रबंधन में सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। और जो 97 आपका 2011 है, 97 में 2011, इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में एक भाग भी जोड़ा गया है 9(9)(b), और इसमें कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राज्य प्रयास करेगा कि जो सहकारी समितियां हैं, इन सहकारी समितियों की स्थापना और उसका जो प्रबंधन है, यह सभी लोकतांत्रिक तरीके से चल सके।
तो आपका 43 क के बाद हो गया 43 ख, 43 से 43 बी हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 44। मैं बताना चाहूँगा जो आर्टिकल 44 है, इसका संबंध किससे है? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अर्थात एक समान नागरिक संहिता। मैं बताना चाहूँगा कि देखो 2 प्रकार के लॉ होते हैं, होता है क्रिमिनल और दूसरा होता है सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है उसमें उसमें तो भारत में एकरूपता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन जब हम लोग सिविल लॉ की बात करते हैं, व्यवहार न्यायालय की बात की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं सबके लिए, हालाँकि हिंदू और सिख तो एक ही में आ जाएँगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत में हिंदू और मुस्लिम और ईसाई हैं, इनके लिए अलग-अलग प्रावधान, अलग-अलग नियम कानून हैं, जिसमें शादी विवाह के नियम कानून हो गए, गोद लेने की प्रथा हो, गोद लेने की बात हो गई। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन जायदाद के विवाद होते हैं, इन सभी के नियम कानून क्या हैं? सबके लिए अलग-अलग हैं। तो अनुच्छेद 44 के माध्यम से कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि वह भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करे। मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अपेक्स कोर्ट, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि भारत की सरकार को प्रयास करना चाहिए जिससे भारत में एक समान नागरिक संहिता को स्थापित किया जा सके। और इसके लिए उसने 1985 में जो आपका शाहबानो बनाम आपका अहमद खान का केस था, उसमें भी डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। इसी प्रकार से आपका 1995 में सरला मुद्गल का केस था, 2003 में जान मालमाटू का केस था, इसी प्रकार से 2016 में आपका शबनम का केस था। ये सारी केसेस में सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार रिपीटेडली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनेक्ट लॉ रिगार्डिंग टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। भारत की सरकार से बार-बार न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि भारत में एक समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है, जहाँ पर पुर्तगालियों ने एक समान नागरिक संहिता रखी थी, वो आज भी वहाँ पर वैसे के वैसे है। बाकी भारत के किसी भी राज्य में जो व्यवहार वाला न्यायालय है, जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जो नियम कानून है, खास करके जो शादी विवाह है, आपका उसी प्रकार से डिवोर्स या तलाक है, इन सब के जो नियम है, वो नियम अलग-अलग हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। 44 के बाद आर्टिकल 45 है। देखो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि राज्य 10 वर्ष के अंदर क्या करेगा? वह 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन भारत की 10 वर्ष में आर्थिक स्थिति ऐसी सुधर नहीं पाई कि हम लोग सबके लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करें, शिक्षा की व्यवस्था करें। तो अंत में क्या किया गया कि अंत में हम लोगों ने इसको बहुत लंबे समय लिया और लंबे समय लेकर के 2002 में 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट किया गया। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य क्या करेगा, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उसके लिए विधि बनाएगा। अब जाहिर-सी बात है कि अनुच्छेद 45 को बदलने की ज़रूरत पड़ गया तो उसको डिलीट कर दिया किया जाता या उसको हम लोग बदल देते। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डिलीट ना करके इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। किस बात से? हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित किया, आर्टिकल 45 को प्रतिस्थापित किया, तो इसको हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया। किस बात से? कि राज्य जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष है, उन 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली केयर अर्ली केयर अर्ली केयर और साथ ही साथ उनके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत की सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है, वह नई शिक्षा नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 की भावनाओं के अनुरूप है। इसी प्रकार से आर्टिकल 46 है, इसमें स्टेट से कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा। किस बात के लिए? कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयास करे। राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार से बनाए कि जो समाज में शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के हितों का प्रवर्धन किया जा सके। राज्य को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, ये सब वास्तव में इसी की भावनाओं के अनुरूप हैं। 40 के बाद आर्टिकल 47 है 47
इसमें बताना चाहूँगा कि देखो इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य प्रयास करेगा। किस बात के लिए? तो पहला ये है कि वह लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड, वह लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करे। और दूसरा क्या है कि वह लोगों का पोषाहार स्तर, जो न्यूट्रिशनल लेवल है, भोजन का जो पोषाहार स्तर है इसको बढ़ाए। मतलब भोजन के जो देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल होते हैं, इसमें गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए। तो लोगों के गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था राज्य करे। और साथ ही साथ चाहे वह उनका शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वह उनके रहने सहने की बात हो, सभी का जो स्टैंडर्ड मानक है वो मानक अच्छा से अच्छा हो। राज्य को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्य को इसके लिए प्रयास करने की जरूरत हो, प्रयास करना चाहिए, ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद जो 48 है, इसमें जो मुख्य 2 बातें हैं वो यह है, नंबर 1 पहला कि राज्य से कहा गया कि राज्य साइंटिफिक मेथड अर्थात वैज्ञानिक विधि से खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करे। और दूसरा इसमें कहा गया कि वह जो दुधारू पशु हैं, खास करके मिल्च काऊ दुधारू पशु, इन दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए प्रयास करे। तो राज्य क्या करेंगे? दुधारू पशुओं को रोकने दुधारू पशुओं के का जो है वह स्लॉटर या उसके वध को रोकने का प्रयास करेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में अभी ऐसे कुल मिला के 10 राज्य हैं जिन राज्यों में गोवध पर पूर्णतः 10 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बाद जो भारत के 18 राज्य हैं, उन 18 राज्यों में या तो गोवध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है या फिर वह कुछ प्रतिबंधों के साथ है। तो मैं बताना चाहूंगा 10 राज्य कौन हो गया। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जो भारत उत्तर पूर्व राज्य हैं, उत्तर पूर्व राज्यों में से आप पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया मिजोरम, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मेघालय, पांचवा हो गया त्रिपुरा, छठा हो गया आपका नागालैंड। तो ये आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 6 हो गए। सातवां हो गया वेस्ट बंगाल, आठवां हो गया गोवा, नौवां हो गया केरला। तो ये आपके 9 राज्य हो गए। 9 राज्य हो गए, हाँ 9 ही राज्य सॉरी है। ये राज्य हैं जिन राज्यों में गोवध पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों पर में गोवध पर या तो पूर्णतः प्रतिबंध है या आंशिक रूप से प्रतिबंध स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, जो अनुच्छेद 48 ए है, उस अनुच्छेद 48 ए में कहा गया कि राज्य क्या करेगा? वह वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1972 में भारत की संसद ने 1972 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया, वो वाइल्ड लाइफ एक्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए की भावनाओं के अनुरूप है। और बताना चाहूंगा कि 48 ए भी हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें जोड़ने का काम किया है। अनुच्छेद 49 कह रहा है, जो अनुच्छेद 49 है वह कह रहा है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए राज्य क्या करेगा? वो प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 कह रहा है कि जो एक्सिक्यूटिव या कार्यपालिका है और जो जुडिशियरी या न्यायपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राज्य पृथक करने का प्रयास करे। और अनुच्छेद 51 कह रहा है कि राज्य नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिल सके। तो देखो कुल मिलाकर के यह 19 अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। इसकी मोटी बात यही है। अगर मैं आपको इसको विस्तार से पढ़ाता तो इसमें लगभग 15 लेक्चर्स लगते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में और अच्छी तरीके से इसमें यहाँ बताने की कोशिश कर दी। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। 37 में कहा गया कि जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 में 6 प्रकार के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 39 में मुफ्त विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य को संगठित करने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ कमजोर वर्ग के लोग होंगे, राज्य उनको सामाजिक सहायता प्रदान करेगी। अनुच्छेद 42 में मातृत्व सहायता की बात है। अनुच्छेद 43 में निर्वाहक मजदूरी और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के राज्य को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 43 में जो मजदूर हैं उनकी प्रबंधन में सहभागिता को सुनिश्चित करने की बात की गई है। 43 ख में
कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। 44 का संबंध यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। 45 का संबंध 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरंभिक देखभाल और शिक्षा की बात है। अनुच्छेद जो 46 है, उसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, उनके आर्थिक और सामाजिक हितों के प्रवर्धन की बात की गई है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए बात की गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि राज्य क्या करेगी, वो नशीली और मादक द्रव्यों को पर प्रतिबंध लगाएगी, मतलब कि शराबबंदी। और आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जैसे गुजरात राज्य है, बिहार राज्य है, मणिपुर है, यहाँ पर पूर्णतः शराब पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसी प्रकार से आपको मैं बताना मणिपुर नहीं, सॉरी, मिज़ोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लक्षद्वीप भी पहले था, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध वापस हटा दिया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 48 में वैज्ञानिक विधि से खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है और दुधारू पशुओं के वध को रोकने की बात की गई। साथ ही साथ उनका जो ब्रीड है, उनके संरक्षण के लिए बात की गई है। 48 में 48 कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है। 50 जो अनुच्छेद 49 है, उसमें कहा कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे, उनकी सुरक्षा का राज्य प्रयास करेगा। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है। चलो, अब हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में इसको पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरी तरीके से इसको डिस्कस कर दूंगा, बहुत आराम तरीके से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से कर लिया, तो परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न इसमें छूट नहीं सकता, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं, उस क्वेश्चंस को अगर मैं आपको करा दूंगा, तो आपके ये सारी चीजें जो हैं एकदम बिल्कुल आराम से बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कुलदीप, कितना टाइम हो गया? ठीक, ओके ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? 4 विकल्प है यहाँ पर, देखो फिर से क्वेश्चन सुन लो। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दिशाएं सुरक्षित करना। Of the following, which was included in the 42nd Amendment Act of the Indian Constitution by in the Part 4th of the Indian Constitution, भारतीय संविधान के भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। बताना चाहूंगा, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 39 डी है, जो ओरिजिनल है। अनुच्छेद 39 ए से लेकर के अनुच्छेद 39 ई तक यह भारतीय संविधान के मूल संविधान में था। इसको जोड़ने के कहीं बात का सवाल ही नहीं है। तो यह आपका यह खत्म हो गया। दूसरा हो गया उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। यह वास्तव में भारतीय संविधान में नहीं था, इसी को हम लोगों ने जोड़ा कहां पर? 43 ए या 43 क में। और कब जोड़ा? तो इसको हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये सब तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस प्रकार से पहला का आंसर क्या हो गया सही? पहला का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अपना रिस्पॉन्स इस पे जरूर दो, है ना। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 36 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए? इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है।
देखो क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको सीधे से बताना चाहूँगा। यह आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन-सा संविधान संशोधन है, जो यह कहता है कि अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद उनता सॉरी 36 नहीं है, 39 है। 39 बी और सी में वर्णित प्रावधानों को प्रभावी का बनाने के लिए यदि अनुच्छेद 14 और 19 का भी उल्लंघन हो, तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह कौन-सा संविधान संशोधन है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह संविधान संशोधन कौन-सा है? यह था 25वां संविधान संशोधन, जो किया गया 1971 में। 1971 में 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में कि भारतीय संविधान का में जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में 31 सी 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया था। और उसमें क्या लिखा गया था कि यदि मान लो कि अनुच्छेद 39 बी और सी को प्रभावी बनाने के लिए राज्य कोई ऐसा कानून बना देती है और उस कानून के कारण से अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन भी हो रहा है, तो वह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया? दूसरा का आंसर हो गया, सही हो गया ए, कि राज्य अनुच्छेद 39 बी और सी को प्रभावशाली बनाने के लिए वह क्या कर सकती है? वह किसी प्रकार का कानून बना सकती, भले वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला क्यों ना हो। इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से 3 मामलों में 42वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? इसमें यह कहा गया है कि which was related to the 22nd Amendment Act 1976। 42वें संविधान 1976 से संबंधित किसका है? तो पहला उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 ए में है और इसको तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। दूसरा दो है आय और ओहदों की असमानता को कम करना, कि जो प्रतिष्ठा है और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड इनकम एंड स्टेटस को क्या करना? कम करना, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड स्टेटस। तो यह तो मैं बताना चाहूंगा यह कहाँ है? यह दिया हुआ है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(2) में। और इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यह तो आपका कट हो गया। तीसरा है पर्यावरण की रक्षा। यह हम लोगों ने कहाँ जोड़ा? तो यह कहाँ पर दिया हुआ है? यह दिया हुआ है आपका 48 ए में, 48वां क में। और यह कहाँ है और यह कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता, यह कहाँ दिया हुआ है? यह 39 क में दिया हुआ है। और यह कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो जो 1, 2, 3, 4 है, इस समय 42वें संविधान संशोधन माध्यम से किसे जोड़ा गया? तो पहला वाला को, तीसरा वाला को, चौथा वाला को। अब यहाँ पर विकल्प में देख लो 1, 3, 4 कहाँ पे है? ए में है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, कि नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से 3 मामलों में से 42वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? पहला है ग्राम पंचायतों का संगठन, यह तो अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है, यह तो ओरिजिनली संविधान में लिखा गया था। गोवध निषेध, यह कहाँ दिया हुआ है? यह अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है, यह भी ओरिजिनली लिखा गया था। मुफ्त कानूनी सहायता, यह है अनुच्छेद 39 ए में। और जाहिर सी बात है क, ख या ए भी होगा तो वो जोड़ा ही गया होगा। समान नागरिक संहिता की बात कहाँ के है? अनुच्छेद 44 में। तो चौथा का आंसर सही क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो हो जाएगा चौथा का हो जाएगा सी। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? इन विच welfare state is established in
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में आदर्श कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? पहला है उद्देशिका, दूसरा राज्य के नीति सिद्धांत, तीसरा मूल अधिकार, चौथी 7वीं अनुसूची। आपको जानकारी होनी चाहिए कल्याणकारी राज्य। पहले मैं इसके बारे में बता दूं। देखो, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो माँ की तरह हो, जो माँ की तरह अपने सभी बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन उस बच्चे का ध्यान ज्यादा रखे जो बच्चा अपंग हो, निःशक्त हो, जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो बच्चा कमजोर हो, उसका वो अधिक ध्यान रखे। लोक कल्याण राज्य का अर्थ होता है कि द स्टेट विच इज इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इट्स पीपल। वह राज्य जो अपने राज्य के लोगों के सभी कार्यों में क्या होता है? वो सम्मिलित होता है। चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था कराना हो, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे रेलवे ट्रैक बिछाना हो, चाहे खेल के मैदान की व्यवस्था करनी हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करनी हो, सभी प्रकार की व्यवस्था जो राज्य करे, ऐसे राज्यों को हम लोग कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसने प्रतिस्थापित है? जाहिर सी बात यह है कि आप अगर आपको जैसे मैंने अभी पढ़ाया राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, तो इस राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में आपको ये सारी बातें देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित है? अनु आपका बी में। और पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38 में, मुख्य रूप से अनुच्छेद 38 या 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निषेधक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? हु हैज द ड्यूटी टू इन्फोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का लागू करना किसका कर्तव्य है? ए किसी का नहीं, बी राज्य का, सी केंद्रीय शासन का, और डी भारत के सभी नागरिकों का। तो देखो, राज्य के नीति सिद्धांतों को लागू करना किसका कर्तव्य है? यह राज्य का कर्तव्य है। बोलोगे केंद्रीय शासन का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो यहाँ पर राज्य में बहुत सारी बातें आ जाती। कौन कौन आता है? तो अनुच्छेद, अगर हम लोग 36 की बात करें, जो कहता है अनुच्छेद 12 वाला ही परिभाषा है राज्य वाला, उसमें राज्य में कौन कौन आएगा? तो राज्य में उसमें कौन कौन आ जाएगा? उसमें केंद्र की सरकार भी आती है, राज्य की सरकारें भी आती हैं, स्थानीय निकायों की सरकारें भी आती हैं, और इनके स्तर पर जो भी विधायिकाएं काम कर रही हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए 6 में छठा का आंसर क्या हो जाएगा? छठा का सही आंसर हो जाएगा बी, कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो आंसर हो जाएगा राज्य का कर्तव्य। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है? सुनिश्चित किया गया क्या है? एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि समान काम के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D में कहा गया, चाहे स्त्री हो या पुरुष, राज्य सबके लिए समान काम के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। तो इस प्रकार 7वां का आंसर हो जाएगा बी, के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह अंग है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे है कि नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव क्या सुनिश्चित करता है? ये आर्थिक समानता, बी राष्ट्रीय सुरक्षा, सी राष्ट्रीय एकीकरण, और डी समाज के कमजोर वर्ग की सहायता। मैं देखो बताना चाहूंगा कि यदि एक ही प्रकार का बाजार हो, एक ही प्रकार का कानून हो, एक ही प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्या होता है? हम लोग एक प्रकार के ही फीलिंग या एक ही प्रकार के भावों को में बंधते हैं, और जिससे क्या होता है? इस होता है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। तो राज्य के नीति सिद्धांत में यदि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा, उससे क्या होगा? उससे होगा नेशनल इंटीग्रेशन। उससे क्या होगा? उससे होगा नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से 8वां का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है? करा कि ऑफ द फॉलोइंग विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य की नीति सिद्धांतों में कौन सम्मिलित है? ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। वो तो हम लोगों ने अभी भी देखा, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 48A में दिया हुआ है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मना नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यह दिया हुआ है अनुच्छेद आपका 15 में।
और अस्पृश्यता का प्रवर्तन, यह अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात यह है, ये सब तो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हो गए, मूल अधिकार के भाग हो गए। ये वाला जो हो गया वो हो गया राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। तो 9वां का आंसर सही हो गया ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। 9वां का आंसर सही होगा, ए आंसर सही हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? पहला है प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, मतलब मद्य निषेध। आपको बताना चाहूंगा कि तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है, तो यह डीपीएसपी में तो हो ही गया। दूसरा, काम का अधिकार, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, तो यह भी हम लोगों को आपका अनुच्छेद 39A में है कि भारत में स्त्री पुरुष सभी के लिए जीविकोपार्जन के साधनों को राज्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। और आपको बताना चाहूंगा कि 2006 से भारत में जो नरेगा लाया गया, जो 2009 में जिसका नाम हो गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2009 में जो यह एमजी नरेगा हो गया, मनरेगा, तो यह जो है 39A की भावना का अनुरूप है। समान कार्य हेतु समान वेतन, तो अनुच्छेद 39 या डी में आ गया। सूचना का अधिकार, यह जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन यह 2005 में लाया गया था। इसका संबंध मुख्य रूप से देखा जाए तो फंडामेंटल आपको के राइट के अनुच्छेद 19 और 21 से है। तो जाहिर सी बात यह है कि 10वां में से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होगा। 10वां का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सत्य नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन संबंधित है, तो आपको पता ही है कि ये तो है ही है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों जनजातियों में अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान संबंधित है, यह भी सही है। सॉरी, तो ये जो 47 है इसका संबंध तो आपको किसी और चीज से है। किससे है? तो इसका संबंध मुख्य रूप से है कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना, जीवन स्तर को बढ़ाना, और जीवन स्तर को बढ़ाने के साथ साथ उनका न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने की बात करना। अनुसूचित जातियों जनजातियों कमजोर वर्ग के उत्थान संबंधी जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 46। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन संबंधित है, तो यह भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं अनुसूचित विधि सहायता की बात करता है, यह भी सही है। तो 11वां में कौन सा तथ्य असत्य है, कौन सत्य नहीं है? तो सत्य हो जाएगा यह बी, यह अनुच्छेद 47 न होकर होना चाहिए अनुच्छेद 46 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का कहाँ उल्लेख है? फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैज बीन एलैबोरेटेड? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की कहाँ बात की गई है? तो पहला कहा गया कि संविधान की उद्देशिका में। दूसरा कहा कि राज्य के नीति सिद्धांत में। चूंकि आप जानते ही हो तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, जहां पर कहा गया कि राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि 1947 से अगर हम लोग बात करें, 1945 से जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, सबसे लेकर 2018 तक, 2018 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीस कीपिंग में 71 पीस कीपिंग ऑपरेशन किया। इस 71 पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत ने 49 में भारत ने इसमें भाग लिया, और अभी तक लगभग 3800 लोग इस पीस कीपिंग ऑपरेशन में मारे गए, जिसमें सबसे अधिक मारे जाने वाली संख्या अगर आप देखेंगे 164 अकेले भारत से है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि करने का यहाँ तक उल्लेख की बात होगी, तो यह कहाँ पर सबसे अधिक वर्णित है? तो यह है आपके राज्य के नीति सिद्धांत में। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 51 अर्थात 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? अभी भी हम बात की, अनुच्छेद हो जाएगा 51, तो आर्टिकल 51 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कि भारत में शासन में कौन सा आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति सिद्धांत और डी मूल अधिकार था मूल कर्तव्य। आपको बताना मैं चाहूंगा कि देखो देखो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है वह क्या कहता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। राज्य के नीति सिद्धांत भारतीय शासन के संचालन में मूलभूत है। अनुच्छेद 37 में बात की गई है। इस प्रकार से 14 का आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो जाहिर सी मैं बताना चाहूंगा कि 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम था उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय गवर्नर जनरल तथा राज्य के जो गवर्नर्स थे उन्हें कुछ निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों को हम लोगों ने राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल करने का किया। तो जाहिर सी बात है 15वां का सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र बताना चाहूंगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो आपको डीपीएसपी के माध्यम से ही मिलती है। सामाजिक आर्थिक का मतलब क्या होगा? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिले, और आर्थिक का मतलब यह है कि सभी को रोजी रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। तो जाहिर सी बात है राज्य के नीति शक्ति तत्वों में इस बात पर फोकस किया गया कि राज्य इन सब के लिए प्रयास करेगा। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या ये आपको कौन कर रहा है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्व कर रहे हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। 16 में कहा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। आपको पता ही है कि एक भी सही है, दो भी सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निषेधक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहाँ कहा गया? देखो, एक बहुत बड़े संविधान विज्ञ हुए जिनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, भारत का संविधान ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में के संविधान को पढ़ने पर यह लगता है कि यह या तो सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, या फिर यह सामाजिक क्रांति के लिए एक माहौल क्रिएट करता है। और ये दो बातें जहाँ सबसे दिखाई देती है वह कौन है? तो पहला है मूल अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत। अतः उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत उसकी आत्मा की तरह हैं। तो भारत के संविधान में निषेधक तत्व उसकी आत्मा की तरह हैं। यह किसने कहा? यह कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो 17वां का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2006 में भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली नामक ग्राम से नरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था और 2009 में इसको मनरेगा कार्यक्रम कर दिया गया। इसमें 100 दिन अकुशल श्रम की सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है। और जाहिर सी बात है कि यह कहाँ पर परिलक्षित है? तो मनरेगा कार्यक्रम संविधान किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया? तो यह जाहिर सी बात यह है कि इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि लोगों को निर्वाहक मजदूरी देने के लिए राज्य क्या करे? राज्य प्रयास करे। तो इस प्रकार से 18वां का सही आंसर हो जाएगा ए। 49, निदेशक तत्व क्या है? व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? इस तत्व के क्या है? वादयोग, इनफोर्सेबल, अवायोग, नॉट इनफोर्सेबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। आपको बताना चाहूंगा कि निदेशक तत्व क्या होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि वाद योग नहीं है, तो होगा अवाद योग, नॉट इन्फोर्समेंट यानी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब इसमें जो सिद्धांतों की बात की गई है, अगर राज्य इसका पालन नहीं कर पाए तो आप इसके लिए किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चला सकते हो।
और अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लोकसभाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कहाँ सम्मिलित है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, यह कहता है कि राज्य क्या करेगा? वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 20 का आंसर हो जाएगा बी, 20 का आंसर हो जाएगा बी। देखो मैं इसके लिए बहुत-बहुत सॉरी कहूँगा आप लोगों से कि बहुत जल्दी-जल्दी मैंने इसको पढ़ा दिया। कारण ये है कि देखो इसमें आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। आप लोग जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप लोग क्लास में आओगे तो बहुत विस्तार से लगभग 10-15 लेक्चर में एक-एक आर्टिकल में 1 से डेढ़ दिन लगते हैं, 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं सॉरी। मैंने शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश की और चाहते हैं तो ये भी बता दूँ कि देखो जब पूछा जाए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं इसमें कितने प्रकार के सिद्धांत की बात की गई है, तो पहला तो इसमें है गांधीयन सिद्धांत, दूसरा है वेस्टर्न लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और जो तीसरा है वो है आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स सामाजिक जो समाजवादी सिद्धांत हैं, इसमें 3 सिद्धांतों को जगह दी गई है। इन सारी बातों को आप लोग को ध्यान रखना, वीडियो अगर आप लोग कई बार 1 बार, 2 बार, 3 बार देखोगे, धीरे-धीरे करके, तो आपको सारी बातें ठीक समझ में आ जाएँगी। Thank you very much, everyone.